Good afternoon students. Welcome to YouTube channel of Government Engineering College बाड़मेर. तो जैसा कि लास्ट जो अपना लेक्चर था L2 ऑफ सोम सब्जेक्ट का, उसमें नॉर्मली जनरलाइज आइडिया अपन ने लिया था स्ट्रेस और स्ट्रेन का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस उसके बारे में भी पढ़ा था. एज पर योर सिलेबस in the second units there are simple stresses and strain in different members. The members are two types. First is prismatic and second one is non-prismatic. Okay, तो next अपने जो previous class थी L2 उसमें briefly थोड़ा सा introduce किया था stress का, strain के बारे में और bodies के बारे में, वही कि stresses कब generate होते हैं. Normally अपने stresses का क्या बताया था, resisting force per unit area. Okay, then three types of different conditions के बारे में बताया कि when first condition क्या था, frictionless surface पे अगर normally कोई object move कर रहा है by the help of force F और उस force का resisting अगर you don't provide the support या opposite force, तो उस condition में क्या होगा, stresses क्या consider किया था अपन ने, 0. देन सेकंड कंडीशन में अपोजिट जब भी रिएक्शन होगी तभी स्ट्रेसेस उस मटेरियल में डेवलप होगा और ये जो फोर्स जो है वो किस तरह ट्रांसफर होता है, फोर्स ट्रांसफर टू बॉडी, देन ट्रांसफर टू सपोर्ट कंडीशन, देन फाइनल द रिएक्शन डेवलप आर. ओके, देन ब्रॉडली क्लासिफाइड बताया था स्ट्रेसेस का. ब्रॉडली क्लासिफाइड के अनुसार स्ट्रेसेस कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. ओके, देन नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेस का भी क्लासिफिकेशन पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड में अपन ने किसी भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, जस्ट एग्जांपल बीम के केस में अपन ने क्या कंसीडर किया था कि एट ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया देयर इज डेवलप 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट फोर्सेस इज Fx, सेकंड इज Fy एंड थर्ड वन इज Fz. और इसमें नॉर्मली अपन ने क्या क्लासिफिकेट किया, जो फोर्सेस एक्सिस के अलोंग और सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलर टू दी सेक्शन, उस फोर्सेस को क्या बोलेंगे, एक्सियल फोर्सेस. और सेकंड टेंजेंशियल जो फोर्सेस उसको क्या कहेंगे, शियर फोर्सेस Fy और Fz. ये जैसे कि लास्ट चैप्टर आप वीडियो देखना यूट्यूब पे, L2 लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ सोम. Then 3 different types of movement are also developed due to loading, external loading. First axis के जो parallel जो moments था उसको बोलेंगे twisting moment, longitudinal. और second जो 2 axis पे moment थे My और Mz, इन दोनों को bending moment. But broadly we can say all forces are developed into 4 categories. First is axial force, in this case is Fx. और सेकंड केस में क्या है, शियर फोर्स, जिसको टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, और वो कौन से इस केस में, Fy और Fz. बट थर्ड वन इज बेंडिंग मूवमेंट My एंड Mz. फोर्थ वन इज ट्विस्टिंग मूवमेंट Mx. ओके, देन अब आते हैं आज के जो चैप्टर में, आज के जो अपन का लेसन रहेगा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेसेस एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, आइदर द नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेस, जो नॉर्मली मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्रॉडली कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया. फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड इज शियर स्ट्रेस. ओके, देन नॉर्मल स्ट्रेसेस में क्या था, फर्स्ट इसका पार्ट ए एक्सियल स्ट्रेस, देन सेकंड बेंडिंग स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज bearing stresses. On the another side of the shear stresses, they are classified based on the action of force. First is
डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस में सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस के बारे में। नॉर्मल स्ट्रेस में एक्सियल स्ट्रेस के क्या बताया था कि फोर्सेस आर पैरेलल टू द एक्सिस। फोर्स जो है वो होना चाहिए पैरेलल टू द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। सेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन। तो इसके वजह से क्या जनरेटेड होंगे, स्ट्रेसेस। ये जो स्ट्रेस जनरेट होंगे वो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डिनोट करूं इस तरह से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो इस पर्टिकुलर हर पॉइंट पे क्या होंगे, स्ट्रेसेस जनरेट। ओके, और ये स्ट्रेसेस इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और पहले अपन पढ़ रहे हैं एक्सियल स्ट्रेस के बारे में। एक तो ये एक्सिस के अलोंग लग रहा है, सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलर टू सेक्शन, और इसको डिनोट करें सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू dp अपॉन डिवाइडेड बाय da। p मींस फोर्स और a मींस एरिया, और किसी एलिमेंट पे वी कैन से एलिमेंट एरिया इज dA और वेयर force is acting is dP. Then normally resisting force divided by per unit area is called stress. Okay. Then अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस डेवलप या टोटल रेजिस्टिव फोर्स dP इक्वल टू सिग्मा dA, once you integrate both side you will get P equal to integration of whole area of cross section sigma dA. Okay, in the axial stress there may be nature depends on the force. There are two types. First is tensile axial stress, second is compressive axial stress. compressive axial stress. तो फर्स्ट जो ये फिगर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो है टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेस का, और सेकंड है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का। ओके, देन इसमें एक टर्म्स आती है आपके एज पर सिलेबस में भी एक टर्म्स लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है, ये टर्म्स लिखी है यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस किसको बोलेंगे कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया या सेक्शन, मींस ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर लेट्स अज्यूम, और इसके परपेंडिकुलर जो हर पॉइंट पे जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं इट विल बी यूनिफॉर्म, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द section is called simple stresses. Okay, then normally ये जो एक्सियल जो बार होते हैं उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, इसी को आगे एडवांस अपन पढ़ेंगे। सेकंड अब लेते हैं अपन बेंडिंग स्ट्रेस का। बेंडिंग स्ट्रेस का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट जनरेट, और बेंडिंग मोमेंट जनरेट करने के लिए भी क्या था, टू अपोजिट फोर्सेस लगाना है आपको विथ एसेंट्रिक या लीवर आर्म उसके बीच में होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इन दोनों की वजह से क्या एक कपल क्रिएट होता है, और इस पॉइंट के अबाउट एक मोमेंट जनरेट होगा, मोमेंट इक्वल टू P इंटू लीवर आर्म, इन दिस केस H। ओके, और इस स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताया था कि एक प्रिज्म बनेगा फॉर न्यूट्रल एक्सिस टू अबोव। इस कंडीशन में क्या रहेगा कि ये एक एग्जांपल बताया कि L लेंथ की बीम्स जिसमें एक सेक्शन पे क्या एक्टिंग कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा
तभी इसमें क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। और बेंडिंग स्ट्रेसेस आइदर क्या है, कंप्रेसिव और टेंसाइल। कंप्रेसिव भी हो सकती है और टेंसाइल भी हो सकती है। ओके, देन थर्ड वन अपनी थी नॉर्मल स्ट्रेस में बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंटेशन का क्या बताया, व्हेन ए one body is supported by another body due to compressive stresses generated or arising is called bearing stress। तो नॉर्मल मैंने क्या बताया था, अगर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, लेट्स अज्यूम दिस वन इज रोड एम्बैंकमेंट, मींस हाईवे के लिए अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या होगा, मान लो ये आपकी रोड्स हैं और इसको ग्राउंड लेवल से इतना एबोराइज किया, और ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट कर रही है आपकी ग्राउंड सरफेस। तो ये जो एम्बैंकमेंट है ये क्या जनरेटेड करेंगे, ग्राउंड सरफेस पे बियरिंग स्ट्रेस। और ये जो बियरिंग स्ट्रेस होगी सिग्मा बी से डिनोट करते हैं। और कितना एरिया कवर कर रहा है, लेट्स अज्यूम एरिया which is called bearing area AB, bearing area AB, then bearing stress sigma B equal to total weight या total force exert on bearing area, force को denote P divided by AB। ओके, इस केस में बस ये याद रखना कि बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होना चाहिए और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अराइजिंग होंगे व्हेन टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट आर सपोर्टेड ईच अदर। ओके, देन अब आते हैं अपन सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस का हो गया, सेकंड पार्ट है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में फर्स्ट जैसे क्लासिफिकेशन बताया था क्या, डायरेक्ट shear stress, then second indirect shear stress। okay students, then direct shear stress का मीनिंग याद रखना है इस वर्ड से, डायरेक्ट से। इसका मीनिंग है कि डायरेक्ट एक्शन ऑफ forces to trying the cut of the material। मीन्स अगर मैं एग्जांपल लूं, जस्ट एग्जांपल कि ए प्रिज्मेटिक बीम मीन्स इज सपोर्टेड, मीन्स उसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो थ्रू आउट सेम है। ओके, इज सपोर्टेड ऑन टू सपोर्ट कंडीशन एंड they carry the loads and moment on each point। Let's consider this force F1, this load, we can load a force exert on this portion, they cut the member। okay, ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, मेंबर को टेंजेंशियली कट करने की कोशिश करेगा। और ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके अंदर क्या जनरेट होंगे, शियर स्ट्रेस। वो भी कौन सी, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ओके स्टूडेंट, अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस के लिए क्या होगा कि सेंटर पॉइंट पे जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस होंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्जर एज कंपेयर टू एज। अगर मैं एरो को लेंथ के वाइज अगर डिनोट करूं तो जितनी लेंथ ऑफ एरो रहेगी उसका मीनिंग है कि वहां पे डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस कहाँ है,
ज्यादा सेंटर पे, और एजेस पे जाके टेंड्स टू 0, और आगे अपन पढ़ेंगे इसमें आपके कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इक्वल टू पैराबोलिक। ये है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ओके, देन अगर मैं यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये सपोर्ट कंडीशन, और इसमें रिएक्ट डेवलप होगा शियर फोर्स Vx और रेजिस्टिव मोमेंट Mx। ये जो शियर फोर्स है Vx, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ओके, देन अब आते हैं सेकंड पार्ट आपका, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस arises due to tension, compression and torsion. Let's assume second part, indirect stresses के बारे में पढ़ रहे हैं. Let's assume if we consider a bar which is subject to tensile force equal to P, and this also opposite force P. Then if want to cut the member of this angle from horizontal theta, and if we consider this plane, तो इस plane पे क्या stresses generate होंगे? There is two types of stresses generated. One is normal stress and second is indirect shear stress, या फिर simply उसको shear stress भी कह सकते हैं. तो अगर मैं इसको डिनोट करूं क्या कि ये है आपका प्लेन ऑफ कंसीडर, या फिर जो कटिंग प्लेन है, प्लेन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेसेस होंगी उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा। ओके, और इस प्लेन के टेंजेंशियल जो स्ट्रेसेस जनरेट होगी, इन प्लेन जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो कहेगी, क्या कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ओके, तो और इसको डिनोट कर रहे हैं टॉ से, तो मोस्टली जो शियर स्ट्रेस है उसको डिनोट करते हैं टॉ से। ओके, देन इस प्लेन पे हमेशा याद रखना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेसेस लगेंगे उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और इस प्लेन के पैरेलल जो स्ट्रेसेस है जनरेटेड होंगे उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, और ये कंडीशन तो होगी आइदर दी टेंशन और कंप्रेशन। ओके, इसी का सेकंड पार्ट में आगे नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं, टॉर्जन। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और कौन सा पार्ट, टॉर्जन। तो टॉर्जन, लेट्स अज्यूम ए शाफ्ट which has circular cross section and it's subjected to torsional moment. टॉर्जनल मोमेंट कैसे डिनोट करेंगे, ये इस तरह डबल क्लिक करके एरो बनाना है, और ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, मींस थंब को इसके एक्सिस के पैरेलल, और फिंगर जो है वो डायरेक्शन डिनोट करेगी किस डायरेक्शन में ये एग्जिट हो रहा है ना। ये लास्ट क्लास में अपन ने डिनोट किया था कि टॉर्जन और बेंडिंग मोमेंट किस तरह एक्सिस पे लगती है, एमएक्स एक्स। ओके, देन टी इक्वल टू ये हो गया आपका टॉर्जनल मोमेंट। अगर मैं ड्यू टू टॉर्जनल, अब इसके अंदर क्या स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, इफ आई कंसीडर ए सेक्शन ऑफ होलो, देन draw this diagram from opposite end
लेट्स assume this one. ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या होगा, ये सेक्शन अगर मैं अज्यूम करूं तो इस पे जनरेट होंगे शियर स्ट्रेस इनडायरेक्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे सामने शियर स्ट्रेस। ये वाला पार्ट अपन फिर डिस्कशन करेंगे टॉर्जन पार्ट में, टॉर्जन चैप्टर में। अभी के लिए जो इनडायरेक्ट जो शियर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह होता है। मींस अगर मैं एक सर्कुलर बनाऊं, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इन प्लेन ये क्या होगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम, और जो सेंट्रोइड होगा उस पे 0, और इसको डिनोट करो तो इस तरह इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसा कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया अपन देख रहे हैं, बेंडिंग के लिए भी बताया और एक्सेल के लिए भी बताया, और नॉर्मल स्ट्रेस में टेंशन और कंप्रेशन रहेगा तो उसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, और बियरिंग के भी। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो विच इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस की। ये जो टॉपिक है वो डिनोट कर रहा है टॉपिक, सॉरी इसमें एक जो पार्ट जो है वो है इक्विलिटी ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा में, और क्वेश्चंस भी आता है इसको प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट नोट यहाँ पे आप नोट ड्रॉ करना। नोट क्या है कि फर्स्ट नोट ये कहता है, नोट फर्स्ट में, कि शियर स्ट्रेस ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ एन एलिमेंट। अगर किसी एक एलिमेंट को कंसीडर करें और उस एलिमेंट के अपोजिट फेसेस पे जो शियर स्ट्रेस एक्ट हो रही है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड opposite in डायरेक्शन। ओके, तो इस चीज को प्रूव करना है अपन को कि व्हेन ए कंसीडर ए स्ट्रेस एलिमेंट, कंसीडर दिस वन x y and z। if we consider element on this portion, ओके, एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस एलिमेंट कंसीडर में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन है स्मॉल a, ओके, y डायरेक्शन में है इसकी डायमेंशन b, एंड z डायरेक्शन में है इसकी डायमेंशन c। ओके, ये है एक एलिमेंट, स्ट्रेस एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। अब देखना ध्यान से कि वी कंसीडर दिस फेस 1 and this phase 2, okay, then stress on plane phase 1 equal to tau, okay, phase 1 पे जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो क्या है, tau 1, okay, then phase 2 पे अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस है tau 1 डैश। फेज 2 और वहां पे शियर स्ट्रेस एक्टिंग लग रही है tau 1 डैश।
ओके स्टूडेंट्स, देन सेकंड, परपेंडिकुलर जो प्लेन से फेस है, प्लेन या फेस 3 और 4, ओके, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ फेस 3, उसके शियर स्ट्रेसेस हैं टॉ 2, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वाइवा में और आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी आता है प्रूव करने के लिए। अगर आपने ये समझ लिया तो मतलब अब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस इन 3 डायमेंशनल ये भी समझ आएंगे। तो शियर स्ट्रेस प्लेन ऑन 3 इक्वल टू टॉ 2 बट फेस 4 इक्वल टू टॉ 2 डैश, ओके। फेस 1 के करस्पॉन्डिंग एरिया बताओगे आप कि फेस A1 ये जो फेस है इसका एरिया कितना होगा, B मल्टीप्लाई बाई C, B मल्टीप्लाई बाई C, ओके। देन फेस 2 इज सेम पैरेलल टू दिस फेस, सेम एरिया होगा B मल्टीप्लाई बाई C, ओके। देन फेस 3 एरिया इज कितना होगा फेस 3 का, A मल्टीप्लाई बाई C डिस्टेंस, और फेस 4 का भी A मल्टीप्लाई बाई C डिस्टेंस, ओके। If we consider this stress element are in equilibrium condition, तो in equilibrium condition there is a equilibrium condition, first is a force equilibrium, okay, means अगर मैं summation of the f y equal to 0 then summation of the fx equal to 0, ये है कंडीशन A और ये है कंडीशन आपकी B, ओके। देन कंडीशन A के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ दी ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन, ध्यान से देखना y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई ऑन विच प्लेन एक्टिंग, तो टॉ 1 मल्टीप्लाई बाई, अगर फेस 1 का अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को फोर्स मिल जाएगा y डायरेक्शन में। लेट्स अज्यूम ये है आपका पॉजिटिव और y नेगेटिव है इस डायरेक्शन में, ओके। देन x डायरेक्शन ये है पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में है आपका नेगेटिव, ओके। तो ध्यान से देखो कंडीशन ए के अकॉर्डिंग y डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उसका लिखना है, तो टॉ 1 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ दी फेस 1, फेस 1 का एरिया कितना है B मल्टीप्लाई बाई C, ओके। देन y एक्सिस में एक फोर्स ये हो गया। सेकंड फोर्स क्या है यहाँ पे, सेकंड फोर्स है टॉ 1 डैश मल्टीप्लाई बाई फेस एरिया ऑफ सेकंड, तो माइनस टॉ 1 डैश मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ फेस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या हो जाएगा कॉमन, टॉ 1 माइनस टॉ 1 डैश और b मल्टीप्लाई बाई c इक्वल टू 0, देन b मल्टीप्लाई बाई c डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या इक्वेशन अपने को मिलेगी, टॉ 1 इक्वल टू टॉ 1 डैश, मींस ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। तो ये बिल्कुल जो नोट है या फिर ये जो लाइन जो है वो बिल्कुल हेंस प्रूफ होती है। कैसे, shear stress on opposite face टॉ 1 and टॉ 1 dash of an element पे are equal in magnitude,
मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं इसका, ये यहां से प्रूव होगा। और मैग्नीट्यूड के साथ में क्या चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो टॉ1 की डायरेक्शन तो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और टॉ1 डैश की डायरेक्शन है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। आगे आगे समझ में आपको सबको। तो कंडीशन 1 अकॉर्डिंग ये हो गया। अब आते हैं अपन कंडीशन बी। ओके, अगर मैं यहीं पे ड्रॉ कर दूं कंडीशन बी, तो इजिली अपन कवर कर सकते हैं कि कंडीशन बी को भी अपन यहीं पे क्या कर दें, ये है आपकी कंडीशन, ये आई क्वेश्चन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन बी, एफ एक्स समेशन ऑफ द एफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया आपके पास में। अब क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस जो लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट या फिर सम अप करके इक्वलेंट 0 करना है। एक्स डायरेक्शन में फेज 3 पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, कौन बताएगा आप में से, टॉ2 मल्टीप्लाई बाई फेस एरिया ऑफ, फेस एरिया कौन सा, 3 नंबर वाला, उसका एरिया कितना है, प्लेन एरिया ए मल्टीप्लाई बाई सी। ओके, ये ओके। क्यों, ये टॉ2 किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और टॉ2 डैश ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख रहा हूं, टॉ2 डैश, और एरिया कितना होगा इसका भी, ए मल्टीप्लाई बाई सी। इससे भी क्या प्रूव होगा आपके लिए कि टॉ2 इक्वल टू टॉ2 डैश, ये भी प्रूव हो गया। सेम कंडीशन ये भी, कि अपोजिट फेज पे अगर शियर स्ट्रेस एक्टिंग कर रही है एंड ऑन एन एलिमेंट विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है इसका, टॉ2 और टॉ2 डैश दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, ये टॉ2 की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स और टॉ2 डैश की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स। ओके, अब आते हैं नोट 2 पे। अब आते हैं अपन नोट नंबर 2, इसको ध्यान से देखना कि शियर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट, एडजेसेंट मींस जस्ट उसके पास वाला, एडजेसेंट एंड perpendicular faces are equal in magnitude and are directed such that both points towards or both points away from the line of intersection of planes। इस लाइन को कैसे प्रूव करेंगे, इस लाइन को सेम कैसे, कि फर्स्ट, अब ध्यान से सुनना, सेकंड नोट क्या कह रहा है कि टू एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट मींस आपस में मिले हुए, और परपेंडिकुलर, तो उसके लिए कौन सा होगा, फेस 1 एंड फेस 3। ओके, फेस 1 एंड फेस 4, है ना। इस फेस का परपेंडिकुलर एडजेसेंट फेस कौन सा होगा, एक तो फेस 3 और एक होगा फेस 4।
अब इसमें ध्यान से देखना कि अगर ये स्ट्रेस एलिमेंट अंडर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो अपनी थर्ड जो कंडीशन जो होती है इक्विलिब्रियम की, वो है मोमेंट इक्विलिब्रियम। मोमेंट इक्विलिब्रियम से क्या होगा आपका, थर्ड कंडीशन में ये जो नोड 2 है वो प्रूव होगा। ओके, तो ध्यान से देखना कि अबाउट द जेड एक्सिस, about z axis moment mz equal to summation mz equal to 0। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे अपन, कौन बताएगा भाई? मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले टॉ1 और टॉ1 डैश ये क्या है, क्या क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और टॉ2 और टॉ2 डैश ये क्या क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म या कपल डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, है ना, यही होगा ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए लिखेंगे टॉ1 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द फेस, एरिया ऑफ द फेस 1 क्या आ गया, बी इंटू सी, ध्यान से देखना, बी इंटू सी मल्टीप्लाई बाई टॉ1 विच इज इक्वल टू फोर्स, बी इंटू सी इक्वल टू ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म, या फिर इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये कौन बताएगा आप में से, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है डायरेक्टली ए। ओके, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देन क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू कितना होगा, टॉ2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है, अबाउट जेड एक्सिस, है ना, अबाउट जेड एक्सिस एम जेड की बात कर रहा हूं। तो क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका कितना बताओ, टॉ2, टॉ2 कहां लग रहा है, फेस 3 पे, टॉ2 मल्टीप्लाई बाई फेस एरिया ए इंटू सी, ये हो जाएगा आपका फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाई फोर्स कितना है ये, टॉ2 मल्टीप्लाई बाई ए इंटू सी, ये हो जाएगा फोर्स, और ये फोर्स कितना लीवर आर्म पे, बी डिस्टेंस पे, है ना, बी डिस्टेंस में नहीं है, ये जो फोर्स, इस फोर्स के बीच में, इन दोनों फोर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, बी। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है ए मल्टीप्लाई बाई सी और मल्टीप्लाई बाई बी। अब इन दोनों समेशन क्या होना चाहिए, इक्वल, तो दोनों इक्वल करो, z1 मल्टी नहीं सॉरी टॉ1 मल्टीप्लाई बी इंटू सी इंटू और इक्वल टू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों मोमेंट के जेड के एक्सिस अबाउट के टोटल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0, मतलब जितना एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट लग रहा है उतना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लगेगा, ए इंटू सी इंटू बी, यहां से क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, सी और ए से, इससे क्या मिलेगा आपको, टॉ1 इक्वल टू टॉ2। तो फर्स्ट, shear stress on adjacent and perpendicular face are equal in magnitude, टॉ1 और टॉ2 की दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, और इनकी डायरेक्शन क्या है, आर डायरेक्टेड सच दैट both points towards or both points away from the line of intersection of planes। अगर मैं इसको फाइनल जो रिजल्टेंट है वो अगर डिनोट करूं, वो किस तरह डिनोट कर सकता हूं, एक 3 डायमेंशनल ये बनाते हैं क्यूब। ओके, ओके, देन ये जो एक्सिस बताई थी क्या, एक्स, और ये एक्सिस क्या थी, वाई, और ये थी आपकी जेड। तो फर्स्ट
पहला नोट जो था, पहला जो रिजल्टेंट अपन ने निकाला था वो क्या था कि अपोजिट फेस पे जो टॉ 1 जो लग रहा है वो का वो उसके अपोजिट फेस पे भी टॉ लगेगा 1, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, देन ये है आपकी लाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू एडजेसेंट फेस. ये है ना लाइन. तो ये जो लाइन है इस फेस और इस फेस के परपेंडिकुलर है और इन दोनों को मिलाने में, तो इसके डायरेक्शन में जो शियर स्ट्रेस लग रही थी वो कितनी थी, वो थी τ2, और इसके अपोजिट भी कितनी लग रही थी τ2. अब ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये जो दोनों शियर स्ट्रेस है τ1 और τ2 ये भी क्या होंगे, इक्वल सेकंड इक्वल होंगे, प्लस दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, उस लाइन ऑफ परपेंडिकुलर जो लाइन होगी एडजेसेंट के टूवर्ड्स, मतलब इन दोनों को मिलते हुए ऐसे. अगर मैं डिनोट करूं तो ये हो जाएगा आपका टॉ, सिंपली टॉ. ओके, और इस फेस पे क्या होगा भाई, इस वाली जो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर जो एडजेसेंट मिलाने वाली ये क्या होगा, टूवर्ड्स द लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर मिल रही है यहाँ पे, और अवे फ्रॉम इस वाले लाइन ऑफ परपेंडिकुलर से अवे फ्रॉम. इस कंडीशन में क्या होगा आपका, अवे फ्रॉम T2. ओके, और इसको 2D में अगर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, सिंपली एक स्ट्रेस एलिमेंट लेना है और स्क्वायर, और इसमें डिनोट करना है सबसे पहले ये है आपका टॉ, और इसके डायरेक्शन में आएगा इस तरह. तो ये तो होगा इस पॉइंट के टूवर्ड्स, और इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, अवे फ्रॉम. ओके, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिटी ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन टू एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन. ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे स्ट्रेस कंडीशन इन दी लोकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि आपके लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जनरेट हो सकता है. उसके बाद में अपन सिंपल स्ट्रेसेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और स्ट्रेसेस जो इन दी प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स के अंदर कैसे डेवलप होती है और उसको कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में